हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दृष्टि परिवार में आज आपका फिर से स्वागत है। हम चलते बायोलॉजी की दुनिया में। 12th का ये फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में हमको पढ़ना है पहला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। जीवों में जनन, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा कि जीवों में जनन क्यों जरूरी है। तो जनन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी जीव अगर जनन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो अपनी जाति को निरंतरता के लिए, अपनी जाति को बरकरार रखने के लिए, इस पर उसका जाति विलुप्त न हो जाए, इसलिए क्या बोलते हैं, जनन जरूरी है। तो इसमें क्या आता है, तो पहला जो टॉपिक है छोटा सा होगा, उसका नाम है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन आप देख रहे हैं क्या, जीवन अवधि या जीवन काल, जीवन अवधि या जीवन काल। हम आपको बताएं क्या कि जीवन अवधि या जीवन काल, किसी भी जीव का क्या बोलते हैं, कोई भी अगर जीव अगर जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन एक चीज को छोड़ करके, वह एक कोशिकीय प्राणी को छोड़ के, एक कोशिकीय प्राणी क्या होता है, वह अमर होता है, उसका मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, वह अमर होता है। लेकिन जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी है, जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबका जीवन अगर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु क्या है, तो निश्चित है। तो वही बता रहे क्या कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या है। तो जीवन अवधि तो किसी भी जीव का, किसी भी जीव या जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय या काल को ही, समय के मृत्यु तक के समय या काल को ही जीवन काल लाइफ स्पेन या जीवन अवधि कहलाता है, यह कहा जाता है। ठीक है, हम बताए क्या, किसी भी जीव का जीवन काल, किसी भी जीव का जीवन काल उसके आकृति या आकार एवं संरचना पर निर्भर नहीं करता है। उदाहरण के लिए तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष होता है, जबकि मानव का औसतन जीवन काल 60 वर्ष होता है। तो मैं बताया क्या कि जीवन अवधि या जीवन काल क्या है। तो हम बताएं किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय है, काल को क्या कहते हैं, जीवन काल कहा जाता है। किसी भी जीव का जो जीवन अवधि है वह उसके आकार, आकृति या संरचना पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि आप देख रहे हैं क्या कि एक उदाहरण देखिए, पक्षी जो है, एक तोता जो है, उसका आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, यानी फिर भी क्या होता है, उसका जीवन अवधि कितना वर्ष का होता है, औसतन 140 वर्ष होता है, जबकि मानव का जो औसतन वर्ष कितना है, तो 60 वर्ष होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो एक कोशिकीय प्राणी, एक कोशिकीय प्राणी का प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है, वह प्रकृति में अमर है, जबकि बहुकोशिकीय प्राणी का औसतन जीवन अवधि होता है, औसतन जीवन अवधि होता है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं क्या, जैसे मे फ्लाई की बात किया जाए, मे फ्लाई का
जो जीवन अवधि है 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे, जबकि लाड़िया वृक्ष का जीवन अवधि 11,300 वर्ष है। 11,300 वर्ष है। ठीक है। और बहुत सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो सारा को मैं ग्राफ के माध्यम से मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है। तो आप तब तक इतना नोट कीजिए। ठीक है ना। तो ये कुछ जीव है और इसके कुछ क्या है, तो इसका औसतन जो क्या है जीवन अवधि है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एलिफेंट की बात किया जाए तो हाथी का जो जीवन अवधि जो औसतन होता है कितना होता है, तो 65 वर्ष होता है। ठीक है। उसी तरह क्या गुलाब है, तो ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है। ठीक है ना। एनसीईआरटी में दिया हुआ कि गुलाब का जो जीवन अवधि कितना वर्ष का है, तो 10 वर्ष का औसतन। कुत्ता की बात किया जाए तो कुत्ता का जो जीवन अवधि है 20 से 30 वर्ष है। उसी तरह बटरफ्लाई यानी तितली की बात किया जाए तो तितली का जो जीवन अवधि है कितना है, तो 1 से 2 वीक यानी कि 1 से 2 सप्ताह। ठीक है। उसके बाद क्रो यानी कौवा की बात किया जाए तो कौवा का जीवन अवधि कितना वर्ष का, 15 वर्ष का। उसी तरह क्या बोलते हैं बनाना यानी कि केला का जो जीवन अवधि होता है कितना, 26 ईयर्स यानी कि 26 साल का। उसी तरह काऊ की बात किया जाए तो गाय का जीवन अवधि 25 वर्ष यानी कि 25 वर्ष की होती है। उसके बाद तोता की बात किया जाए तो मैं अभी जस्ट बताया तोता का जो जीवन अवधि कितना होता है। तो औसतन की बात किया जाए ना एग्जैक्ट 140 वर्ष होगा, तो औसतन की बात किया जाए तो 140 वर्ष होता है। उसी तरह क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ की बात किया जाए तो मगरमच्छ का जो जीवन अवधि कितना, तो 60 वर्ष का होता है। ठीक है। ये एवरेज क्या है, तो मानव से रिलेटेड, मानव का भी जीवन अवधि कितना दिन का होता है, तो एवरेज क्या होता है, तो 60 साल का होता है। यहाँ पे लिखा सकते हैं मानव भी लिख सकते हैं। ठीक ना, कि मानव का जीवन अवधि क्या होता है, तो एवरेज कितना, तो 60 वर्ष का होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। हम बताए थे रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। री मतलब क्या होता है, पुनः। री मतलब क्या, पुनः। प्रोडक्शन मतलब क्या, उत्पन्न करना, यानी पुनः उत्पन्न करना। यानी कि वैसा जीव या क्या कहने के वैसा प्राणी जो अपने जैसा, क्या, अपनी समान या अपने जैसा एक छोटे से जीव को क्या करता है, तो जन्म देता है या उत्पन्न करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो जनन कहलाता है। तो लिखिएगा वैसी प्रक्रिया, वैसी जैविक प्रक्रिया, वैसी जैविक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे या अपने समान एक छोटे से जीव को, एक छोटे से संतति यानी कि शिशु को जन्म देता है, तो वह प्रजनन कहलाता है। तो वह प्रजनन कहलाता है। प्रजनन निम्न श्रेणी के जीवों से लेकर उच्च श्रेणी के जीवों तक, उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। तो बताए क्या कि प्रजनन क्या है या जनन क्या है। तो जनन वैसी प्रक्रिया है, जनन वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान एक छोटे से जीव को क्या करता है, तो जन्म देता है। ठीक है। ये जो प्रजनन है वह निम्न श्रेणी के जीवों से लेकर उच्च श्रेणी के जीवों तक होती है। निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी के जीवों तक होती है। इसकी बात किया जाए तो जनन क्यों जरूरी है, तो जनन बताए थे अपनी संतति को या अपनी जाति को निरंतरता के लिए, किसके लिए, निरंतरता के लिए क्या किया जाता है, तो ये जनन क्या है, तो जरूरी है। तो लिखिएगा जो जनन की बात किया जाए तो जनन का 2 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन का प्रकार। अब देखिए यहाँ पे जनन के प्रकार की बात किया जाए तो इसको 2 श्रेणी में बांटा गया है या 2 भागों में बांटा गया है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जबकि दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। आप देख रहे हैं यहाँ पे जनन को दो भाग में बांटा गया है। ये जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन, दूसरा क्या अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की बात किया जाए तो आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो ब्रह्मांड है, जो हमारे यूनिवर्स है, यूनिवर्स पर दो तरह के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव और दूसरा क्या होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव की बात किया जाए तो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है तो अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन कहने का मतलब क्या कि केवल एक ही जनक भाग लेगा, केवल एक ही पेरेंट्स क्या होगा उसमें भाग लेगा, या तो एक युग्मक भाग लेगा, ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनक भाग लेता है। दो जनक कहने का मतलब क्या कि विपरीत जनक भाग लेता है या विपरीत लिंग भाग लेता है। एक नर होगा, एक मादा होगा, एक नर युग्मक होगा और एक क्या होगा मादा युग्मक होगा। और देखिएगा इसकी मैं प्रकृति बताऊंगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है। तो हम बताएं कि अंतर इसका मेन फैक्ट क्या है, तो इसमें एक जनक भाग लेता है या एक युग्मक भाग लेता है, जबकि इसमें क्या होता है विपरीत लिंग यानी कि दो युग्मक भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला जो है वह ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। देख रहे हैं यहाँ पे जनन की वैसी विधि, जनन की वैसी विधि, वैसी विधि जिसमें एकल जनक, एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है, भाग लेता है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है, तो उसे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए यह जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, निम्न श्रेणी के जीवों में, निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस, ईस्ट यानी कि खमीर इत्यादि और भी बहुत सारे चीज़ है, ठीक है। तो ये हम बताएं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनक यानी केवल एक पेरेंट्स भाग लेगा वह क्या कहलाता है तो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो बताया यह जनन जो होता है वह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। निम्न श्रेणी यानी कि जीवों को दो श्रेणी विभक्त किया गया है, एक है उच्च श्रेणी और एक क्या है निम्न श्रेणी। निम्न श्रेणी यानी एक कोशिकीय प्राणी, कौन सा प्राणी एक कोशिकीय प्राणी। यह जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है यानी एक कोशिकीय प्राणी में होता है, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनस, ईस्ट और अनदर भी है, ठीक ना। अब देखिएगा इसकी बात किया जाए, इससे उत्पन्न संतानें, इससे उत्पन्न संतानें, उत्पन्न संतानें आकारिकी, आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एवं आनुवंशिकी, आनुवंशिकी जेनेटिक्स, आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होता है, समान होता है इसलिए इसे क्लोन, एक पुंजक
कहा जाता है, एक पुंजक कहा जाता है। इसके पूछता है कि क्लोन से आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा क्लोन की बात यानी कि जो संतान है, इस जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो आकार की और आनुवंशिक रूप से क्या होता है, अपने माता के पिता के या अपने मातृ कोशिका के क्या होता है, तो समान होता है। इसलिए क्या कहा जाता है इसे, क्लोन यानी कि एक पुंजक कहा जाता है, यानी कि इसमें सिंगल पेरेंट्स भाग लिए हैं। इसकी लाभ की बात किया जाए तो इसकी लाभ की बात किया जाए, प्रॉफिट यानी कि लाभ की बात किया जाए तो यह क्या होता है, आकारकी और आकारकी एवं आनुवंशिक रूप से समान। जबकि लॉस की बात किया जाए, हानि यानी कि आनुवंशिक रूप से विभिन्नता नहीं पाई जाती, आनुवंशिक रूप से विभिन्नता नहीं पाया जाता है, तो इसकी क्या है, तो ये इसकी क्या है, तो हानि है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बताएं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या, जिसमें एकल जनक यानी कि एक ही जनक भाग लेगा, जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। यानी कि आपको पता है युग्मक का संलयन मतलब क्या, कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन नहीं होता है। बिना संलयन के क्या होता है, तो यह जीव को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यह जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनस, ईस्ट और बहुत सारे जीव एक कोशिकीय प्राणी। ये सारे के सारे क्या है, तो एक कोशिकीय प्राणी हैं, एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा जो इससे जो उत्पन्न संतान जो होता है ना, वो आकारकी और आनुवंशिक रूप से क्या होता है, समान होता है। वो अपने जनक के समान, अपने मातृ कोशिका के क्या होता है, तो समान होता है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको, क्लोन यानी कि एक पुंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन यानी कि एक पुंजक कहा जाता है। और प्रत्येक क्लोन को रीमेट भी कहा जाता है, प्रत्येक क्लोन को रीमेट भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसकी लाभ की बात किया जाए, इसके एडवांटेज की बात किया जाए, तो यह आकारकी एवं आनुवंशिक रूप से क्या होता है, तो समान होता है। और क्या हानि की बात किया जाए तो आनुवंशिक रूप से क्या होता है, इसमें विभिन्नता नहीं पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जेनेटिक्स अगर विभिन्नता होगी तो अलग अलग टाइप की क्या होगा, तो जीव होता है। या केवल किस में होता है, विभिन्नता जो होता है वह केवल किस में होता है, तो लैंगिक जनन में होता है, अलैंगिक जनन में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा। तो देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या क्या है, तो विशेषता तो देखिए पहली विशेषता क्या है, तो यह जनन की सबसे तीव्र विधि है। तीव्र मतलब क्या, यह जल्द ही मतलब तुरंत क्या करता है, अपनी संख्या में क्या कर देता है, तो वृद्धि कर लेता है। तो पहला लिखिएगा इसमें, जो पहला जो है इसका जो विशेषता पहला है वह क्या है, तो यह जनन की सबसे तीव्र वृद्धि है, सबसे तेज तीव्र विधि है, तीव्र विधि है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसका, इससे उत्पन्न संतानें कमजोर या दुर्बल होते हैं। तीसरा पॉइंट की बात किया जाए, तीसरा इसका लक्षण जो बात किया जाए, तो तीसरा लक्षण होगा यह अपनी मातृजनक के समान होता है, मातृजनक के समान होता है। चौथा इसका लक्षण जो है, इसमें समसूत्री विभाजन, ये कोशिका विभाजन का क्या है, एक प्रकार है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। पांचवा लक्षण की बात किया जाए तो प्रत्येक क्लोन यानी कि एक पुंजक को रीमेट कहा जाता है।
रिमिट कहा जाता है। छठा पॉइंट, इसमें केवल एक ही युग्मक भाग लेता है। ठीक है। उसके बाद इसमें समसूत्री और सूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन नहीं होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। ये इसकी क्या है तो विशेषताएं हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो देखो यहाँ पे ये विशेषता थी किसकी, तो अलैंगिक जनन की विशेषता मैं बता दिया। और यहाँ पे क्या है तो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन की प्रकार। ये प्रकार की बात किया, इसके 6 प्रकार है। मैं बताया, पहला फिजन यानी कि विखंडन, दूसरा है बडिंग यानी कि मुकुलन, तीसरा स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु निर्माण, चौथा की बात किया जाए फ्रेगमेंटेशन यानी क्या खंडन, पांचवा रीजनरेशन यानी पुनः जनन, और छठा क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन। आप देख रहे हैं फ्यूजन मतलब विखंडन होता है। विखंडन कहने का मतलब क्या, किसका शरीर क्या होगा, खंडित होगा, यानी टुकड़े में क्या होगा, विभाजित होगा। इसका एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना भी इसके अंतर्गत आता है, जीवाणु भी इसके अंतर्गत आता है, और प्लेनेरिया नामक शैवाल भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना। उसके बाद बर्डिंग की बात किया जाए तो बर्डिंग यानी कि बर्ड्स, बर्डिंग यानी क्या, बर्ड्स यानी कि जनन की वैसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वैसा प्रकार जिसमें जीव के शरीर से एक छोटा सा उभार निकल जाता है। वह उभार धीरे धीरे बड़ा होकर क्या करता है, एक मुकुल का यानी कि बर्ड्स का निर्माण करता है। तो मुकुल के बनने की प्रक्रिया में क्या कहा जाता है तो बडिंग यानी कि मुकुलन कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है ईस्ट हाइड्रा और क्या है स्पोंजिला। उसके बाद बीजाणु निर्माण में आ रहा है क्या, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमिनस हम बताए थे। क्लेमाइडोमिनस एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिकीय हरा शैवाल है जो क्या है चलनशील होता है, मतलब एक जगह से दूसरे क्या करता है वह चल सकता है। ठीक ना। उसके बाद 4 नंबर पे खंडन आता है, फ्रेगमेंटेशन। खंडन मतलब क्या, विखंडित होना। इसका जो है स्पाइरोगायरा, हाइड्रा और क्या है तो यूलोथ्रिक्स है। उसके बाद रीजनरेशन यानी पुनः जनन, यानी कि जैसे मतलब क्या कहने के मतलब क्या कि फिर से क्या कर लेगा, फिर से वो जनन करके फिर अपनी संख्या में क्या वृद्धि कर लेगा। स्पंज, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, छिपकली के पूंछ। छिपकली के पूंछ की बात किया जाए तो पूछेगा कि छिपकली के पूंछ में रीजनरेट करने की क्या होता है, असीम क्षमता होती है। क्योंकि उसको पूंछ को अगर टूट जाएगा या उसको कट कर दिया जाएगा ना तो फिर से क्या कर लेता है, वो अपनी पूंछ को फिर से बढ़ा लेता है, यानी वृद्धि कर लेता है। उसके बाद आता है क्या तो कायिक जनन। आप जानते हैं कायिक मतलब क्या, कि कायिक जनन किस में होता है तो ये प्लांट में होता है। किसमें, प्लांट यानी कि पौधे में होता है। यानी कि कायिक अंग कौन है, फूल को छोड़ करके तना हो गया, जड़ हो गया, पत्तियां हो गया, और क्या बोलते हैं इसके जो शाखाएं, इसके क्या होता है जो जनन होता है वह क्या कहलाता है तो कायिक जनन।